Hello everyone, welcome back to the platform of B2E Learning. I am Neha Agrawal and I am your zoology mentor for NEET UG category. Let's start with one more amazing session on animal kingdom and आज जो phylum हम start करने वाले हैं that is Platyhelminths. So let's start with one more phylum, phylum number 4 of animal kingdom that is Platyhelminths, that is going to be our today's topic. ठीक है? So let's start with Platyhelminths. अगला phylum हम ले रहे हैं बेटा Platyhelminths. ठीक है? चलिए, जैसा हर फाइलम में करते हैं वैसे ही करेंगे। पहले इसकी जनरल बातें लिखेंगे जो हमको ऑलरेडी आती हैं, उसमें हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं, बस हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में इसका जहां जहां नाम यूज किया है उसको हम एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, फिर हम सेकंड काम क्या करेंगे, इसकी सारी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो इसमें स्पेसिफिकली पाए जाते हैं, कुछ स्पेशल बातें, वो अलग से लिखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। ईजी, ठीक है। सो प्लेटीहेल्मिन्थ्स को बेटा हमने क्या किया था और क्या बुलाते हैं, फ्लैटवर्म्स बुलाते हैं अपन। प्लेटीहेल्मिन्थ्स को और क्या बुलाते हैं बेटा, फ्लैटवर्म्स बुलाते हैं, राइट। अब ये जो फ्लैटवर्म्स हैं, एनसीईआरटी कहती है फ्लैटवर्म को फ्लैटवर्म कहते हैं क्योंकि एक स्पेशल कैरेक्टर यहीं पर आता है, इनकी बॉडी बेटा डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। इनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। इनकी बॉडी बेटा चपटी है, फ्लैट है। कैसे फ्लैट है, अगर मान लो ये प्लेटीहेल्मिन्थ है, ये प्लेटीहेल्मिन्थ है, तो ऐसे ऐसे नहीं दबाया गया है, इसको वेंट्रल और डॉर्सल साइड से दबाया गया है, ऐसे दबाया गया है। तो इसकी बॉडी का वेंट्रल और डॉर्सल साइड से इसको ऐसे फ्लैट कर दिया गया है, इसीलिए डॉर्सो वेंट्रली, डॉर्सल और वेंट्रल जो एक्सिस है उस पे इनको फ्लैट किया गया है, एंड दैट इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स, इसलिए हम इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। आप ध्यान से एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको हेंस, एज, बिकॉज, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे जिससे आपको एनसीईआरटी से पोटेंशियल एआर, पोटेंशियल असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिलते हैं खुद से डायरेक्टली एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी हमको पता चल गई। चलिए, और हम क्या बेसिक बातें करते हैं इसके बारे में। बेसिक बातें हम लिखते हैं कि भाई इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड हम लिखते हैं बेटा सिमेट्री कैसी है, हर फाइलम में जर्म लेयर कितनी है, सिलोम है या नहीं है, वो 6 कैरेक्टरिस्टिक हमको लिखने हैं जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट आता है इनके पास सेगमेंटेशन होती है या नहीं होती है। नेक्स्ट आता है बेटा इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है या नहीं होती है। पहले ये 6 चीजें भरते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा इनके पास ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गन लेवल होता है, प्लस लास्ट में जो चार्ट दिया है, लास्ट में जो टेबल दी हुई है उसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है, तो ऑर्गन के साथ साथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है इनमें। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, आप जब पैराग्राफ पढ़ोगे प्लेटीहेल्मिन्थ्स का, अभी हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट स्लाइड पे, ये देखो प्लेटीहेल्मिन्थ का पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ भी है विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर तो ऑर्गन लेवल दिया है फर्स्ट टाइम, अभी तक तो नाइडेरिया और टीनोफोरा में सिर्फ टिश्यू आई थी, अब फर्स्ट टाइम बेटा ऑर्गन आया है, तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, फर्स्ट टाइम। बट बेटा जो लास्ट में टेबल है ना, मैं आपको शो कर देती हूँ एक बारी वो टेबल भी। देखिए ये जो टेबल है ना, इसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स में क्या लिखा है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये भी एनसीईआरटी में ही लिखा है, तो हम इसको कंप्लीटली ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ऑर्गन तो है ही, अगर आपको ऐसे लाइन पूछेगा तो आप ऑर्गन बोलेंगे अगर एक चीज चूज करनी पड़ती है, बट अगर आपके पास ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों का ऑप्शन है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। बिकॉज बेटा इनके पास ना डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया था, डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम है, तो सिस्टम है इसलिए हमने इसमें ऑर्गन सिस्टम रखा है। ठीक है, तो इसके पास दोनों तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सिमेट्री, अब तो वैसे ही फॉलो करते जाइए। सिमेट्री ध्यान करिए, प्लेटीहेल्मिन्थ में हमने क्या की थी, बाइलेटरल सिमेट्री। देखो हम बाइलेटरल इसको कट कर सकते हैं एक एक्सिस पे, तो इनमें आती है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। अच्छा ध्यान करो, अभी तक नाइडेरिया और टीनोफोरा में तुमने क्या किया था, रेडियल सिमेट्री की थी। बाइलेटरल तो तुम पहली बार ही कर रहे हो, तो तुम कह सकते हो प्रॉपर बाइलेटरल सिमेट्री फर्स्ट टाइम आई है। ये सब चीजें ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करती हैं। फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार ये चीज, ये कैरेक्टर किस में देखा गया, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ, हाँ ये तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में ही हुआ था। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पे बेटा प्रॉपर बाइलेटरल सिमेट्री देखी गई है। ठीक है,
फिर आते हैं जर्म लेयर के ऊपर। जर्म लेयर फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऑर्गन बनाना है, तो सोचो कितने सारे टिश्यूज होंगे, तो 2 लेयर से काम नहीं चलेगा। अब हम पहुंच चुके हैं डिप्लोब्लास्टिक से ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आती है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, यानी फर्स्ट टाइम एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मिसोग्लिया था दैट इज नाउ कन्वर्टेड इनटू मेसोडर्म, वो मेसोडर्म बना चुका है और 3 जर्म लेयर्स हो चुकी हैं, 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स हो चुकी हैं, जिससे सारे के सारे टिश्यूज बनने वाले हैं। एंड फर्स्ट टाइम दिस ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन इज ऑल्सो सीन इन एनिमल किंगडम। पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन किस में आई है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आई है। बट बेटा इन्होंने कहा मैं पहली बार जर्म लेयर लेके आया हूँ, तीसरी वाली। अब तुम बोलते हो मैं उसमें सिलोम भी बना लूँ, इतना नहीं हो पाएगा हमसे, हम पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए बहुत है, हम सिलोम नहीं लेके आ पाएंगे। तो इनके पास सिलोम नहीं होती है, दैट मीन्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स आर एसिलोमेट्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं बेटा, एसिलोमेट्स। इनके पास सिलोम एब्सेंट होती है, राइट। इनके पास सेगमेंटेशन नहीं होती, यानी मेटामेरिज्म नहीं होता। एक फॉल्स सेगमेंटेशन जरूर होती है इनके पास, बट याद करो हमने क्या सीखा था बेटा, ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म जिसको कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन, वो हम तब कहते हैं जब ऑर्गन का रिपीटिशन भी हो, किसी ना किसी ऑर्गन का थोड़ा रिपीटिशन होना चाहिए। इनमें ऐसे देखो, ये भी एक प्लेटीहेल्मिन्थ है, ऐसे देखने में तो लगता है कि इनके पास सेगमेंट्स हैं पर कोई ऑर्गन का रिपीटिशन नहीं है, एंड दैट इज वाई इन पे फॉल्स सेगमेंटेशन, ये झूठ बोल रहे हैं कि ये ट्रूली सेगमेंटेड है। इनमें मेटामेरिज्म नहीं मिलती है। मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ एनालीड, आर्थ्रोपॉड्स एंड कॉर्डेट्स में मिलती है, इनमें फॉल्स सेगमेंटेशन है, ठीक है। नोटोकॉर्ड नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है बेटा, दैट मीन्स ये नॉन कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स हैं इसलिए नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। ये इनके बारे में बेसिक बातें हो गई, फ्लैटवर्म्स हम इनको कहते हैं। अब आते हैं इनके बारे में और चीज़ें जो हमको याद करनी है। वो सबसे पहले हम करते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है। फिर हम करेंगे इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके पास है या नहीं है। फिर हम करेंगे इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है या नहीं है, जो हम हमेशा हर में लिखते हैं इतनी 3 चीज़ें, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा प्रेजेंट है इनके पास, प्रेजेंट है, बट कैसा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है अभी तक, जैसा नाइडेरिया और टीनोफोरा में था। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या आता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो बॉडी प्लान कैसा है इनका बेटा, ब्लाइंड सैक। और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसको हम माउथ कहते हैं, सिंगल ओपनिंग, दैट इज माउथ इज प्रेजेंट, ठीक है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ठीक है। बट बेटा अभी हम इसकी हैबिटेट सीखेंगे कि ये रहते कहाँ हैं, इनकी हैबिटेट क्या है। ये जो प्लेटीहेल्मिन्थ है ना, नाम से ही पता चल रहा है, देखो ये हेल्मिन्थ हैं। हेल्मिन्थ्स क्या होते हैं बेटा, वर्म्स होते हैं, इसीलिए तो देखो हमने इनको फ्लैट वर्म्स कहा है। वर्म्स जनरली पैथोजेनिक होते हैं, पैरासाइट का काम करते हैं, खुद खाना डाइजेस्ट नहीं करते, किसी और का डाइजेस्ट किया हुआ फूड डायरेक्टली ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं डायरेक्टली, फूड को डाइजेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो दैट इज वाई इनमें जो हैबिटेट हम लिखते हैं ना, देखो वो क्या होती है, ये रहते कहाँ हैं बेटा। एक्चुअल में ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं, मोस्टली ये क्या होते हैं, पैरासिटिक, मतलब पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, फ्री लिविंग नहीं होते, फ्री नहीं है। ओनली फ्यू आर फ्री लिविंग, सिर्फ कुछ ही हैं जो आज़ाद घूम रहे हैं, फ्री लिविंग है, ज़्यादातर तो पैरासाइट है। इसमें भी बेटा मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, एंडोपैरासाइट्स मतलब किसी की बॉडी, होस्ट की बॉडी के अंदर जाके पैरासाइट का काम करते हैं। ओनली फ्यू आर एक्टोपैरासाइट्स, ओनली फ्यू आर एक्टोपैरासाइट, जो किसी की बॉडी के बाहर पैरासाइट का काम करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ओनली फ्यू आर फ्री लिविंग एंड ओनली फ्यू आर ectoparacyte. Mostly platyhelminths are endoparacytes. Where in animals, किसी एनिमल के अंदर ये पैरासाइट का काम करते हैं, एंडोपैरासाइट का काम करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर भी ये पैरासाइट का काम करते हैं। भी हम कुछ एग्जांपल्स भी लिखेंगे, ठीक है। तो मोस्टली इनकी कैटेगरी में क्या है, पैरासाइट्स हैं। अच्छा, अगर पैरासाइट्स हैं कोई दिक्कत नहीं है, अगर पैरासाइट्स हैं तो पैरासाइट होने के लिए उन्होंने कुछ पैरासिटिक एडाप्टेशन भी तो करी होगी,
पैरासाइट का जीवन जीने के लिए इन्होंने अपने आप को अडाप्ट किया होगा, पैरासिटिक एडाप्टेशंस करी होंगी। ऐसे क्या एडाप्टेशंस करी हैं इन्होंने अपनी लाइफ में जिससे ये पैरासाइट बन के जी पा रहे हैं और होस्ट इनको मार नहीं पा रहा। ठीक है, पहली चीज, इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक हुक्स एंड सकर्स। ठीक है, इनके पास कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा लाइक हुक्स एंड सकर्स। हुक्स क्या करते हैं, लेट्स से किसी के एलिमेंट्री कैनाल में गया और वहां पे बहुत सारा म्यूकस है तो ये सरकने लग जाएगा, तो ये हुक के थ्रू उस पर अटक जाता है। फिर सकर्स से क्या करता है, ब्लड में से सीधे न्यूट्रिएंट को सक कर लेता है। तो हुक्स एंड सकर्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पैरासाइट्स के पास होते हैं ताकि वो पैरासाइट की तरह जी सकें और होस्ट के से न्यूट्रिएंट्स भी चुरा सकें और होस्ट के अंदर मरने से भी बच सके। ठीक है, सेकंड, अब देखो इनको डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेने, तो इनको डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम है तुम ही सोचो, है ना, डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। तो जनरली इनके पास पैरासाइट जो होते हैं उनके पास नो डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, और यू कैन से वेरी रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। बहुत रिड्यूस्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है या नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम, काम ही नहीं है इनको। यानी कि ये ब्लाइंड सैग वाली चीज किसके ऊपर ज्यादा अप्लाई हो रही है, जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, किसके पास है, जो फ्री लिविंग है। ये मेजरली किस पे अप्लाई हो रही है बेटा, जो फ्री लिविंग है। जो पैरासाइट है उनके पास तो डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, तो ये मेनली किस पर अप्लाई हो रहा है, फ्री लिविंग वाले पर। जो पैरासाइट है उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम का ज्यादा काम नहीं है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, पचे पचाए खाने को सीधे एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द होस्ट, कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, जिस होस्ट की बॉडी में जाके ये पैरासाइट का काम कर रहे हैं, या तो अंदर एंडोपैरासाइट या ऊपर एक्टोपैरासाइट। थ्रू कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, अपनी बॉडी वॉल के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू होस्ट से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी में लेके आ जाएंगे थ्रू बॉडी वॉल। अपनी बॉडी वॉल से न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, एनसीईआरटी की लाइन है, राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेनली फ्री लिविंग वाले पे अप्लाई होती हैं। फ्री लिविंग में आप एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, प्लानेरिया। फ्री लिविंग की एक एग्जाम्पल होती है बेटा प्लानेरिया। प्लानेरिया फ्री लिविंग है, ये पैरासिटिक नहीं है। अभी हम इसका बाद में कॉमन नेम भी लिखेंगे, प्लानेरिया का ड्यूगेसिया कहते हैं इसको, राइट। तो ये हो गया पैरासिटिक एडेप्टेशन आपने सीखी, और हमने ये डाइजेस्टिव सिस्टम करा। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी तक आया नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक आया नहीं है। ठीक है, अब हम करते हैं कि इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है। आप तो पॉइंट्स बनाते जाएंगे सारे, आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम स्पेशल बात इनके बारे में करते हैं बेटा कि इनका एक्सक्रीशन कैसे होता है, यानी इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनका, बहुत बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, इनका एक्सक्रीशन होता है बेटा, इनके पास एक स्ट्रक्चर होता है प्रोटोनेफ्रीडिया। क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया। बेटा इनके पास किडनी नहीं है, इनके पास नेफ्रॉन भी नहीं है, इनके पास नेफ्रीडिया भी नहीं है, प्रोटोनेफ्रीडिया है। नेफ्रीडिया इज डिफरेंट एंड प्रोटोनेफ्रीडिया इज डिफरेंट। इनके पास प्रोटोनेफ्रीडिया होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फ्लेम सेल नाम की सेल होती है, जिसके अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं, और फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम है सोलेनोसाइट। फ्लेम सेल्स का दूसरा नाम है सोलेनोसाइट्स। सो एक्सक्रीशन होता है इनका फ्लेम सेल सोलेनोसाइट्स के थ्रू, विच इज प्रेजेंट इन प्रोटोनेफ्रीडिया। इस स्ट्रक्चर के थ्रू इनका एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, लास्ट में हमेशा हमने करना होता है रिप्रोडक्शन के बारे में, कि इनके रिप्रोडक्शन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। और जैसे हम हर फाइलम में कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ही कंसाइज्ड वे में पॉइंटर्स बनाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड एंड अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड एनसीईआरटी से असर्शन रीजंस भी खोजते रहेंगे। ठीक है, इसके लिए हमने बहुत अच्छे से पहले अपना बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेस बना लिया है, बस कवर कर रहे हैं उसको। ठीक है, रिप्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये अभी तक सेक्सेस सेपरेट नहीं है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मेल एंड फीमेल आर नॉट सेपरेट, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज नॉट सीन। दैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स एक ही इंडिविजुअल में स्पर्म्स एंड एग्स दोनों बन रहे हैं। ठीक है,
यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही इंडिविजुअल में है, बाईसेक्सुअल। तो अभी तक क्या है, बाईसेक्सुअल। अभी तक तुमने यूनिसेक्सुअल कंडीशन देखी नहीं है। स्पंज बाईसेक्सुअल थे, नाइडेरिया बाईसेक्सुअल थे, टीनोफोरा बाईसेक्सुअल थे, प्लेटीहेल्मिन्स भी अभी तक क्या है, बाईसेक्सुअल। दैट मीन्स मोनोशियस, बाईसेक्सुअल और मोनोशियस है, ठीक है। या फिर हर्माफ्रोडाइट, बाईसेक्सुअल और मोनोशियस और हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। दूसरा आते हैं, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है किसी किसी में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है किसी किसी में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुमको एनसीईआरटी खुद बताती है, लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल रीजेनरेशन, फॉर एग्जाम्पल रीजेनरेशन इज सीन इन प्लानेरिया। अभी जो तुमने लिखा था ना प्लानेरिया, प्लानेरिया इसकी एक एग्जाम्पल है बेटा। इससे आपको कई चीजें पता चलती हैं कि प्लानेरिया एक प्लेटीहेल्मिन्थ, एक फ्लैटवर्म है, फ्री लिविंग है, उसके पास ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, एंड प्लानेरिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है रीजेनरेशन से। सो एनसीईआरटी सेज, डायरेक्ट लाइन है बेटा, कि प्लानेरिया हैज हाई कैपेसिटी ऑफ रीजेनरेशन। तो जहां पर भी ऐसी चीजें दी हुई हैं, दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी फॉर यू, ठीक है। उसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो बात आती है कि फर्टिलाइजेशन कैसी होती है बेटा। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी जाती है जनरली। थर्ड पॉइंट आ रहा है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बाईसेक्सुअल हो गए यानी कि मोनोशियस हो गए, एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज सीन। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि लार्वा बनेगा। इनफैक्ट मेनी लार्वल स्टेजेस आर सीन, एक ही नहीं कई सारे लार्वल स्टेजेस बनते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक बातें और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कवर किए हैं, और अब हम एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ के देखते हैं कि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए हमारे लिए, ठीक है। चलो देखिए, प्लेटीहेल्मिन्स आल्सो कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स, दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, हेंस इसलिए ठीक है, असर्शन रीजन बन गया यहाँ पर, इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। तो असर्शन में आना चाहिए प्लेटीहेल्मिन्स आर कॉल्ड एज फ्लैटवर्म्स, और रीजन में आना चाहिए हेंस इसलिए, यानी ये कहने का, फ्लैटवर्म कहने का रीजन क्या है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। बेटा ये बनेगा आपका असर्शन और ये बनेगा रीजन। अगर ये असर्शन ये रीजन दिया है तो ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, जिसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्टेटमेंट 2, ठीक है, जो ऑप्शन 1 और 2 में आपको कंफ्यूजन होती है। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, सारे एंडोपैरासाइट नहीं है, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं, फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। Flatworms are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization. Hooks and suckers are present in the parasitic forms में। और कुछ प्लेटीहेल्मिन्स क्या करते हैं जो पैरासाइट वाले, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ये आपको अभी मैंने कराया था, ये सीधे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट से डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, अपने बॉडी से। स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स, जिसको हम सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं, फ्लेम सेल्स ऑल्सो कॉल्ड एज सोलेनोसाइट्स, प्रेजेंट इन प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है, प्रोटोनेफ्रीडिया। हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, यस, ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है ही, और ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के साथ साथ बेटा ऑस्मोरेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जैसे हमारी किडनी है ना, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों करती है, वैसे इनमें प्रोटोनेफ्रीडिया, अभी आप एक में नेफ्रीडिया पढ़ेंगे, सब कुछ हर कोई क्या करता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों में हेल्प करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, अलग अलग नहीं है, मतलब बाईसेक्सुअल कंडीशन हो गई, बाईसेक्सुअल कंडीशन हो गई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेजेस। अगर लार्वल स्टेज आ रही है मतलब कैसी डेवलपमेंट हो गई, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई, और एक नहीं कई सारी लार्वल स्टेजेस हैं। Some members like Planaria possess
हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, मतलब प्लेनेरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखी जा रही है, किससे? रीजनरेशन से, ठीक है। दिस लाइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल्स दिया है टीनिया, फैसियोला, तो बस हमने लास्ट क्या करना है, एग्जाम्पल्स लिख लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लगाएंगे एंड में हर फाइलम के जैसे लगाते हैं। पहली एग्जाम्पल होगी आपकी प्लेनेरिया, जो कि फ्री लिविंग है, जिसमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। आप चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद किए तो आप उसको जब एग्जाम्पल लिखे तो वहीं पर पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं। एक और टर्न रिवाइज हो जाएगा, एक और टर्न आप लिखेंगे उसको, और हर फॉर्म में आपको चीज़ें याद रहेंगी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन सा फाइलम आता है, जब वो फाइलम पढ़ते हैं तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, फिर उसके पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े थे, तो आपका ब्रेन हर तरह से चल जाएगा। ब्रेन जब हर तरह से ऑलरेडी चल जाएगा तो आपको एग्जाम में बहुत फास्ट आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो प्लानेरिया जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, इसको कहते हैं ड्यूगेसिया, प्लानेरिया को कहते हैं ड्यूगेसिया, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल आती है बेटा टीनिया। टीनिया एक फ्लैट वर्म है, साइंटिफिक नेम है, टी कैपिटल अंडरलाइन करेंगे। टीनिया को कहते हैं बेटा फ्लैट वर्म्स, सॉरी टेप वर्म्स, टेप वर्म्स, ठीक है। इसके कुछ स्पीशीज भी होते हैं लाइक टीनिया सोलियम, पोर्क टेप वर्म कहते हैं इसको, टीनिया सेजिनेटा, बीफ टेप वर्म कहते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल होती है फैसियोला, फैसियोला अंडरलाइन करेंगे, एफ कैपिटल लिखेंगे, साइंटिफिक नेम है। इसको कहते हैं, इसका कॉमन नेम है लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक। फॉर एग्जाम्पल फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, फैसियोला हिपैटिका, ठीक है। ये टीनिया, फैसियोला, ये सब पैरासिटिक हैं, ठीक है। टीनिया को कहते हैं टेप वर्म, फैसियोला को कहते हैं लिवर फ्लूक, जो दो एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई है, टीनिया इज टेप वर्म, फैसियोला इज लिवर फ्लूक। और एक एग्जांपल यहाँ पर भी तो दी हुई है प्लानेरिया, ठीक है। ये टीनिया के हमने कुछ स्पीशीज लिख ली हैं। टीनिया सोलियम इज पोर्क टेप वर्म, पिग के अंदर एनिमल्स में ये काम करते हैं ना, तो ये टेप वर्म टीनिया सोलियम पिग के अंदर, पोक के अंदर एंडोपैरासाइट का काम करता है। टीनिया सेजिनेटा इज बीफ टेप वर्म, ये कैटल्स के अंदर, ठीक है, काऊ, बफेलो, इन सब के अंदर टीनिया सेजिनेटा एंडोपैरासाइट का काम करता है, ठीक है। ये लिवर को इन्फेक्ट करता है, पता चल रहा है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए। प्लानेरिया इज फ्री लिविंग, दैट इज नॉट पैरासिटिक। एंड इन्हीं की कुछ फोटो वोटो भी बनी हुई थी बेटा, यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये जो दो फोटोज बनी हुई है ना, किसकी हैं? देखो, ये तो बना हुआ है बेटा पहला टेप वर्म, मतलब ये टीनिया बना हुआ है, टेप वर्म ऐसा टेप जैसा दिखाई देता है। जितने भी टीनिया होंगे, जितने भी टेप वर्म होंगे, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, सबका एक कॉमन स्ट्रक्चर ऐसा आता है जिसमें आपको फॉल्स सेगमेंटेशन भी दिखती है। और एक होते हैं लिवर फ्लूक, ये रहे फैसियोला, इस टाइप के दिखते हैं। फैसियोला, जितने भी स्पीशीज होंगे फैसियोला के, उनका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। अब देखो एनसीईआरटी से कुछ चीजें डिकोड करते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे ना, इसमें आपको दो सकर्स दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है, दैट इज ओरल सकर, ठीक है, सकर बना हुआ है जो इसका ओरल सकर है। और ये एक सकर बना हुआ है इसके वेंट्रल साइड पे, बॉडी के वेंट्रल साइड पे, दिस इज वेंट्रल सकर, वेंट्रल सकर है। एंड दिस वेंट्रल सकर इज कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम। इसको क्या कहते हैं बेटा? एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम ठीक वही स्पेलिंग है जो आप पेल्विक गर्डल में भी करते हो, है ना, लेकिन ये सेम स्पेलिंग, सेम वर्ड दो जगह दो तरह से यूज किए जा रहे हैं। दिस इज एसिटाब्यूलम, द वेंट्रल सकर, ठीक है। तो हमने एनसीईआरटी के डायग्राम्स कर लिए, उनको डिकोड कर लिया, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, फिर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिए, जैसे कि फ्लेम सेल्स इनमें ही पाए जाते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका, ठीक है। एंड देन प्लानेरिया में रीजनरेशन, देन हमने एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स कवर करे हुए हैं, ये हमने इंश्योर कर लिया। एंड देन एग्जांपल्स। नाउ वी आर डन विद द फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, दैट इज फाइलम नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनसीईआरटी साथ में डिकोड करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो इसको 2 बार 3 बार सुनिए, चीजें मेमोराइज होने लग जाएंगी। ऑलरेडी मैं आपको क्लास में कई बार कह रही हूँ एक ही चीज को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। इसको एनसीईआरटी से डिकोड करिए, अच्छे नोट्स बनाइए, उसको लर्न करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे एस्केलमेंट्स।